रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये सिंबल का मतलब समझते बेटा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए, ग्रेटर दैन। ये वाली सिंबल का मतलब समझते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग लेस दैन। ये वाली सिंबल को हम लोग बोलते हैं इक्वल टू, ये वाली सिंबल को हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों सिंबल को हम लोग इनइक्वलिटी में इन्वॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वाली सिंबल, इस दोनों में से कोई भी एक रहेगा, कोई एक साथ तो दोनों नहीं रहेगा, किसी भी सवाल में एक साथ दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि एक ग्रेटर का साइन है और एक लेस का साइन है। बस वही रो, अगर इस दोनों में से कोई भी एक अगर इन्वॉल्व है तो वो सवाल किसका है, इनइक्वलिटी का। और अगर सिर्फ इक्वल टू इन्वॉल्व है तो वो सवाल किसका होता है बेटा, इक्वेशन, ये इक्वलिटी का। अब कहीं कहीं क्या होता है, ये वाली सिंबल और ये वाली सिंबल भी साथ साथ आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली कैसे बनेगा, ये ग्रेटर इक्वल टू बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा बताओ, लेस और इक्वल टू बन जाएगा। ऐसे बन सकता है बताओ। तो अगर सवाल में सिर्फ ये प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट, तो वो सवाल किसका है, इनइक्वेशन का है। ठीक है, अगर सिर्फ सवाल में ये इन्वॉल्व है तो वो सवाल इनइक्वेशन का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो पैटर्न का सवाल होता है, या तो इक्वेशन का फॉर्म होता है या फिर एक आइडेंटिटी बात करते हैं, आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर ये सिंबल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे दो सवाल है, एक इनइक्वलिटी का सवाल है और एक इक्वलिटी का सवाल, मतलब आपको उसमें दोनों इन्वॉल्व है, इक्वेशन भी इन्वॉल्व है और साथ में इनइक्वेशन भी इन्वॉल्व है। या ये वाली सिंबल अगर आ जाता है बेटा, तो वहां भी सवाल में क्या इन्वॉल्व है, इनइक्वेशन भी इन्वॉल्व है और साथ में इक्वेशन भी, दोनों बात। अब तुम थोड़ा सा ये हमको बताओ, अगर हमने लिखा है 2 ग्रेटर इक्वल टू 2, तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, इसमें ट्रू वाले कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। ट्रू वाले कितने लोग हैं, इतने लोग, बाकी लोग फॉल्स वाले हैं। तो ये ट्रू है, ये क्या है, सुनना। देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्लब किया है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने क्लब किया है इनइक्वलिटी और किसको क्लब किया है, इक्वलिटी। मैंने दोनों को क्लब किया है, मतलब इनइक्वेशन और इक्वेशन दोनों को क्लब किया। ठीक है, तो मैं उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जो स्टेटमेंट में इनइक्वलिटी विथ इक्वलिटी आ जाए तो वो स्टेटमेंट ट्रू कब होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ग्रेटर की बात है और एक इक्वल टू की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो बातें, दो ग्रेटर देन दो और दो बराबर दो, इसमें से ये कंपोनेंट सही है और ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखो इसमें से कोई एक ही ना सही होगा, अगर दो दो के बराबर है तो फिर बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट सही और एक कंपोनेंट फॉल्स, समझ रहे हो ना। तो इनइक्वलिटी और इक्वलिटी वाली स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब दोनों में से कोई एक कंपोनेंट सही हो जाए, या तो इक्वल टू वाली चीज वैलिड हो जाए या फिर इनइक्वलिटी वाली चीज वैलिड हो। फॉल्स कब हो जाएगा बताओ, जब दोनों फॉल्स। बात समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे देखो दो ग्रेटर देन दो, ये गलत, दो बराबर दो ये सही है। अब ये कंबाइंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट काम कर रहा है, उसमें से एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। फॉल्स कब हो जाएगा, जैसे अगर मैंने लिखा 2 ग्रेटर इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट लिखते हैं हम, 2 ग्रेटर देन 3, 2 बराबर 3, क्या इसमें से कोई भी कंपोनेंट ट्रू है क्या बताओ, दोनों का दोनों क्या है, फॉल्स। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो दोनों कंपोनेंट अगर फॉल्स है, इक्वलिटी भी फॉल्स है, इनइक्वलिटी भी फॉल्स है, तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये कंबाइंड स्टेटमेंट क्या है। अब अगर कोई बोले आपको बताओ 4 ग्रेटर इक्वल टू 3, अब बताओ ये सही है या गलत है, अभी भी बताओ, अभी भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है या गलत लग रहा है, सही है, क्योंकि दोनों में से एक कंपोनेंट क्या है। तो लिखोगे नोट में, नोट में लिखोगे
एकदम हम बेसिक बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है। नोट में लिखोगे ए ग्रेटर इक्वल टू बी वैलिड ओनली वे, ऐसे लिखना, ए ग्रेटर इक्वल टू बी होल्ड्स ओनली वे। A greater equal to B holds only way, either A greater B और A बराबर, either A greater B और A बराबर, ठीक है। अभी हम इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। साइन स्क्रीन तो आज हम लोग नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है, बट उसके लिए जो जो जरूरत का चीज है वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमको ये बताओ रूट ए इंटू रूट बी, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बच्चे गलत कर देते हैं। रूट ए इंटू रूट बी बराबर क्या, इसको हम रूट ए भी लिख सकते हैं क्या? बट क्या हमेशा लिख सकते हैं क्या? कौन बताएगा कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते? ये बताओ कब नहीं लिख सकते? कब नहीं लिख सकते बताओगे कोई? जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो सुनना, हम ए और बी की बात कर रहे हैं और ए और बी की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे, ए और बी की बात कर रहे हैं, रियल की बात। ए और बी क्या होना चाहिए? रियल। तो रियल में दो ही सकल का नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। रियल आप जानते हैं किसको बोलते हैं? दुनिया में हर एक रेशनल रियल है, हर एक रेशनल नंबर रियल, ठीक है। हम बोल रहे हैं रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए, ये वैलिड कब नहीं होगा? जब ए और बी दोनों का दोनों निगेटिव हो। ए और बी अगर दोनों निगेटिव है तो रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? ए और बी दोनों प्लस हो जाए, या दोनों में से कोई एक प्लस और एक माइनस हो जाए, या दोनों क्या दोनों नेगेटिव हो जाए। तो कब वैलिड नहीं है बता रहे हैं? कब वैलिड नहीं है बताओ? जब दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए भी होने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी पॉजिटिव, एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी पॉजिटिव। एटलीस्ट का मतलब समझ रहे हो? कम से कम कोई एक पॉजिटिव, या तो ए पॉजिटिव हो जाए बी नेगेटिव हो जाएगा चलेगा, ए नेगेटिव हो जाए बी पॉजिटिव हो जाएगा तो भी चलेगा, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है तो भी चलेगा। कब नहीं चलेगा बताओ? ए एंड बी बोथ आर, समझ लो बात तुम। अगर कोई ऐसा है, अगर अंडर रूट -4 है और अंडर रूट -9 है, तो इसको अंडर रूट -4 इंटू -9 नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चेक करके भी देख सकते हो, गलत हो जाएगा। बेसिकली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या है? अंडर रूट -4, ये सबको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो बचपन में, थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अंडर रूट -4 का वैल्यू होता है 2 आयोटा, अंडर रूट -4 का वैल्यू होता है 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अंडर रूट -9 का वैल्यू होता है 3 आयोटा, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू देखो कितना हो रहा है? 6 आयोटा स्क्वायर हो रहा है, 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा दैट इज 6 आयोटा स्क्वायर हो रहा है क्या? तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हो रहा है 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स पढ़े हो गया। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या बन गया बताओ? -6। लेफ्ट साइड का वैल्यू बन गया -6। समझ में आ रहा है क्या? अब राइट साइड की बात करते हैं, तो राइट साइड में ये -9 और -4 मिल करके क्या हो जाएगा? 36। तो ये राइट साइड वाली वैल्यू हो गया √36। √36 का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ 6 होगा या ±6 होगा? नहीं, सिर्फ 6 होगा, ±6 नहीं। √36 का वैल्यू सिर्फ 6 होगा, ठीक है। बहुत दिक्कत है। √36 का वैल्यू सिर्फ 6 होगा। मैं ये तुमको समझा दूंगा, फंक्शन पढ़ाऊंगा, मॉडलर जब पढ़ाऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब मॉड पढ़ाऊंगा तो वहां पे फंक्शन में मैं बताऊंगा √x² को लिखा जाता है मॉड ऑफ x। मॉड का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं, रूट वैल्यू कभी भी इक्वेट होता है तो किससे इक्वेट होता है? मॉड वैल्यू। रूट वैल्यू किससे इक्वेट होता है? मॉड वैल्यू। कभी इतना ही समझो,
रूट वैल्यू इक्वेट होता है किससे? मॉड वैल्यू। बस में और मॉड वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये बन गया आपका 6। तो राइट साइड का वैल्यू 6 और लेफ्ट साइड का वैल्यू -6, क्या दोनों बराबर लग रहा है आपको? तो ये वैलिड है, बताओ। कब नहीं वैलिड है बताओ? जब a एंड b बोथ आर नेगेटिव। तो कब वैलिड है? एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी। तो लिख लो दूसरा स्टेटमेंट, रूट a इंटू रूट b बराबर, ये मैं तुमको कोई सिलेबस की बात नहीं बता रहा हूं, मैं तुमको एकदम 9th की बात बता रहा हूं, और अभी 9th ही हम बता रहे हैं, ठीक है। तुम देखो तुम्हारा 9th कितना अच्छा से पढ़ा है, और तुमको सोचना भी पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। रूट a इंटू रूट b बराबर आ जाएगा बेटा रूट a। ये सिलेबस हम तो स्टार्ट करेंगे, सिलेबस आप बनाएंगे, पहले आप एनसीईआरटी बनाएंगे, पूरा मजा आएगा आपको। फिर आरडीएस, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बनता है, ठीक है। फिर आरडीएस में करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बनेगा सवाल, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट कब नहीं आता? जब आपसे सवाल नहीं बने। तो सवाल क्यों नहीं बनता? आप बेसिक पे फोकस नहीं किया और बड़ा बड़ा सवाल बनाएंगे तो नहीं बनेगा। पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, फिर बनेगा सवाल। लिखिएगा बेटा रूट a इंटू रूट b बराबर रूट a b। होल्ड्स ओनली व्हेन, होल्ड्स का मतलब समझते हो ना? होल्ड्स ओनली व्हेन at least one of them be positive, at least one of them be positive, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा तीसरा, अच्छा ये बताओ, तीसरा लिख रहे हैं, तीसरा लिखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। a और b रियल है, a और b क्या है? रियल। मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं बात कर रहा हूं, हमारी जो दुनिया है अभी वो क्या है? रियल। हम रियल की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की दुनिया में नहीं जा रहे। हमने बोला है a और b रियल है, ऐसा लिखना, ऊपर लिखना है a बिलोंग्स टू रियल और b बिलोंग्स टू, a को मैंने रियल माना है, रियल तो समझते हो ना बेटा, b को बोला रियल, a और b रियल, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, क्या कंक्लूजन आएगा? यहाँ पे एक ही कंक्लूजन आएगा, a बराबर 0 और b बराबर 0, मतलब एंड दोनों चलेगा। इंप्लाइज टू लिखना इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, और बट ये ध्यान रखना a रियल होना चाहिए और b क्या होना चाहिए? रियल। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा बात ना? कॉम्प्लेक्स में ऐसा बात नहीं है। अगर a कॉम्प्लेक्स है, b कॉम्प्लेक्स है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 है, तो जरूरी नहीं कि दोनों कॉम्प्लेक्स 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है रियल के लिए। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 इंप्लाइज टू a बराबर b बराबर 0, ऐसा होगा a बराबर b बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर a रियल है और b रियल नंबर, आप ऐसे समझो ना, रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब है कि हर एक रियल क्या रहा होगा? 0। रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो हर एक रियल क्या रहा होगा? 0। चेक भी कर सकते हो, बड़ा आसानी से चेक कर सकते हो। अब ये हमको बताओ, a स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, स्क्वायर किसी भी रियल का स्क्वायर क्या हो सकता है? नेगेटिव तो नहीं होगा, किसी भी रियल का स्क्वायर नेगेटिव नहीं, किसी रियल का स्क्वायर क्या होगा? या तो 0 होगा, तो a स्क्वायर या तो 0 बनेगा। अच्छा a स्क्वायर 0 कब बनेगा? जब a एग्जैक्टली 0, 0 का स्क्वायर 0। और a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बताओ a स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा? जब a या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। किसी भी प्लस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस। समझ में आ रहा? सिमिलरली b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? या तो 0 होगा जब b 0 होगा, और b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कब होगा बताओ बेटा? जब b प्लस या माइनस। अब सुनना, अगर हम a स्क्वायर को प्लस लेते हैं, b स्क्वायर को प्लस लेते हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का भी 0 होगा क्या? बोलो बोलो। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है एट द सेम टाइम।
अच्छा, अगर एक जीरो लेते हैं दूसरा प्लस लेते हैं, ये जीरो है ये प्लस है, तो सम जीरो होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब कोई भी एक जीरो एट ए टाइम होगा और दूसरा जीरो नहीं है तो भी सम जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी जीरो लिया जाए और ये भी जीरो लिया जाए तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एट द सेम टाइम दोनों क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा, दैट इज ए और बी का वैल्यू जीरो। दूसरी तरह से बताओ, अगर ए बी सी रियल है, तीनों रियल, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी सी क्या होगा? जीरो। अगर चार नंबर है, ए बी सी डी है और रियल नंबर है अगर ए बी सी डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जीरो है, तो ए बी सी डी सारा क्या होगा? यहाँ तक समझ में आ रहा? अच्छा, एक और बात बताते हैं, नॉन निगेटिव समय तो नॉन निगेटिव किसको बोलते हैं? नॉन निगेटिव उस वैल्यू को बोलते हैं जिसका वैल्यू प्लस हो या फिर जीरो। और आपकी जो मैथमेटिक्स है ना उसमें तीन ही ऐसा आइटम है, ठीक है, जो नॉन निगेटिव होता है। एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर का शकल हमेशा नॉन निगेटिव होगा, स्क्वायर का शकल हमेशा क्या होगा? नॉन निगेटिव, ठीक है ना? स्क्वायर का शकल क्या होगा? नॉन निगेटिव। मॉडुलस, इसका शकल क्या होगा? नॉन निगेटिव। मॉड का वैल्यू भी क्या होता है? नॉन निगेटिव। और एक आ गया अंडर रूट, इसका भी वैल्यू आपका हमेशा क्या होगा? नॉन निगेटिव। याद रखिए, रूट का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं लेते। रूट का वैल्यू जीरो बनेगा कब? जब अंदर वाली वैल्यू जीरो। रूट जीरो जीरो, रूट के अंदर का वैल्यू अगर निगेटिव है तो वो तो फिर रियल ही नहीं है, वो तो आयोटा वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट माइनस वन को क्या लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो रूट का वैल्यू तो रियल बनाने के लिए रूट के अंदर का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव तो रूट का आउटपुट प्लस आएगा, रूट के अंदर का वैल्यू जीरो तो रूट का आउटपुट जीरो आएगा। लेकिन रूट के अंदर का वैल्यू जब निगेटिव हो गया तो फिर वो इनएग्जिस्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना? जैसे आपने अंडर रूट माइनस 4 लिखा तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 लिखा, समझ में आ रहा? और अंडर रूट माइनस 1 क्या हो गया? आयोटा, तो बन गया क्या? 2 आयोटा, ठीक है? चलिए, ठीक। अब लिखिएगा इनइक्वालिटी में बात करते हैं। लिखने ऊपर हेडिंग दे दिए इनइक्वालिटी, तो लिखा दिए थे इनइक्वालिटी। ये तो इनइक्वालिटी के पहले की बात किया छोटा छोटा। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी का। ये सब वही बता रहे जो आप जानते हैं। इनइक्वालिटी का रूल नंबर 1 लिखिएगा, ठीक है? रूल नंबर 1, रूल नंबर, ऐसा नहीं हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है? बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे। रूल नंबर 1, ठीक है? रूल नंबर 1 देखते हैं। इफ ए ग्रेटर दैन बी, इफ ए ग्रेटर दैन, ऐसा दिया हुआ अपने पास, ऐसा स्टेटमेंट है कि ए का वैल्यू बी से ज्यादा। अब सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं। 3 ग्रेटर 2 होता है, ये सही है? अब दोनों साइड सेम वैल्यू ऐड कर दी, सेम वैल्यू ऐड कर दी। अगर दो ऐड कर दिया तो यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 4, क्या इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। अभी भी 5 बड़ा है 4 से। आप 1 1 दोनों साइड घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अभी भी इनइक्वालिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इनइक्वालिटी के सम्स करते समय जरूरत के हिसाब से हम दोनों साइड सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सेम वैल्यू सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, इंप्लाइज टू a प्लस के, प्लस माइनस लिख दे क्या? a प्लस माइनस के ग्रेटर देन क्या होगा बताओ? b प्लस माइनस। आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, while solving inequality be added same quantity or subtracted same quantity in both sides, then sign of inequality not reversed। आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ज्यादा मन है तो आप हिंदी में लिख लो, ठीक है? क्या अगर सेम वैल्यू दोनों साइड जोड़ते हैं या घटाते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा। याद रहेगा ना? तुम सिंपल सब जानते हो। रूल नंबर 2 देखो, इफ a ग्रेटर दैन b,
ए ग्रेटर देन, यहीं पे देखो 3 2 से बड़ा है ना, हम दोनों साइड सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, अभी भी ये बड़ा है, ठीक है। अब हम निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ -6 आ जाएगा, और यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 आ जाएगा। क्या हो रहा है? अभी इनइक्वालिटी सेम रह रहा है या चेंज हो रहा है? यहाँ लिखते हैं, जरा बताओ, बोलो बोलो। इसका मतलब क्या समझा? अगर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। समझ में आ रहा बात? तो लिखो इफ ए ग्रेटर बी इंप्लाइज टू ए के ग्रेटर देन बी के। ऐसा कब होगा? इफ के नेगेटिव या पॉजिटिव बताओ? के ग्रेटर देन होगा। अच्छा बेटा देखना, ए के लेस देन बी के, ऐसा कब हो जाएगा बेटा? इफ के लेस देन, इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। जब हम साइन स्कीम करेंगे तो बहुत सारे सवाल में आपका इसका जरूरत पड़ेगा, सेकंड वाली, मतलब नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज। याद रखिएगा, कहीं नोट पे लिख लीजिएगा, इनइक्वालिटी बनाते समय अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। हिंदी भी लिख लिया करो कभी कभी, है ना, नहीं तो अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी लिखने की जरूरत है कि समझ में आ रहा है? लिखिए, अभी ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3, इफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर तो क्या ए ग्रेटर बी लिख सकते हैं? क्या ए ग्रेटर बी हमेशा लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते? बच्चे ऐसा करते हैं, होता क्या है, जब देखो जैसे क्या होता है ना, आप देखो ये चीजें समझिए, जब आप ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिखते हैं तो दोनों साइड पावर को उड़ा देते हैं, आप बोलते हैं कि भाई पावर को हटाओ, तो पावर हटाओ तो बेस इक्वेट हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाता है। यहाँ पे एकदम ये एग्जैक्टली सही है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली सही। तो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, ये यही ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये बराबर में जब ऐसा होता है तो इनइक्वालिटी में भी होता होगा ऐसा, ए स्क्वायर ग्रेटर बी स्क्वायर इंप्लाइज टू ए ग्रेटर बी, ऐसा लिख देंगे, गलत। समझ में आ रहा है क्या? आप एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ रहा है? 3 2 से ज्यादा है, स्क्वायर 9, सही है अभी? ठीक है, सही है ना अभी? अच्छा, -4 और -2 ले लेते हैं, ठीक है। ये -2 -4 से बड़ा है, इसका स्क्वायर किया तो 16 आएगा, और इसका स्क्वायर किया तो कितना जाएगा? ये उल्टा लिख दिया क्या? -4 ऐसा, सही है ना? इसका स्क्वायर किया तो 16, इसका स्क्वायर किया तो 4। क्या अभी इनइक्वालिटी पलटेगा या सेम रहेगा? पलटेगा, पलटेगा ना। तो अगर 16 ग्रेटर 4 है तो ये वाली चीज भी तो होल्ड हो रहा है ना, ठीक है ना, और 4 ग्रेटर 2 भी तो होल्ड हो रहा है। इससे 2 बातें बन रही ना, इससे 2 बातें बन रही। अगर 16 ग्रेटर 4 है तो 2 बातें बन रही, या तो 4 2 से ज्यादा होगा या तो फिर -4 -2 से कम। तो क्या आपको लगता है कि ए स्क्वायर ग्रेटर बी स्क्वायर कर दिया जाए तो ए ग्रेटर बी लिखना सही होगा? तो क्या लिखना सही होगा? बोलो बोलो, क्या लिखना सही होगा बताओ? देखो, सुनना सुनना, मॉड वैल्यू समझ, तो मॉड वैल्यू तुम बताओ, इसका मॉड वैल्यू कितना होगा? 3। इसका मॉड वैल्यू कितना होगा? इसका मॉड वैल्यू क्या होगा? इसका मॉड वैल्यू क्या होगा?
समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का और -4, 4 और -4 का मॉड वैल्यू क्या होगा? 4। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 और -2, 2 और -2 का मॉड वैल्यू क्या होगा? अब तो समझ में आया? अगर हम 16 ग्रेटर 4 लिखते हैं तो इसका मतलब 4 का मॉड वैल्यू ज्यादा है किससे? 2 का मॉड वैल्यू। यानी कि अगर a स्क्वायर ग्रेटर b स्क्वायर है तो हम a ग्रेटर b नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या लगाएंगे? मॉड a ग्रेटर मॉड b लगाएंगे। समझ में आया बात? मॉड a ग्रेटर ऐसा लगेगा, ठीक है? ये समझ में आ रहा? बोलो। आप इतना याद रखना ना, सुनो, इतना याद रखना, जब इनइक्वालिटी के सवाल में स्क्वायर हटाओगे ना, जब इनइक्वालिटी के सवाल में क्या करना? स्क्वायर हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटना नहीं, ठीक है? लेकिन बेस वाली वैल्यू में क्या लगा देना? कितना याद रख सकते? बोलो। जब भी आप इनइक्वालिटी के सवाल में आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे, इनइक्वालिटी के सवाल में क्या करेंगे? स्क्वायर को रिमूव करेंगे, समझ रहे बात? तो वहां पे इनइक्वालिटी नहीं पलटना, लेकिन बेस वाली वैल्यू में क्या करना? कर सकते हो? अब तक ये रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये बताओ इफ a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, तो क्या इसको मॉड a लेस देन मॉड b लिख सकते हैं क्या? बताओ, अभी तो पता है, ठीक है? और अगर a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया तो क्या यहाँ मॉड a बराबर मॉड b लिखना सही होगा क्या? नहीं, यहाँ नहीं सही होगा, यहाँ सही नहीं होगा। अगर a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ मॉड a बराबर मॉड b लिखना सही होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? a बराबर अभी हम तुमको छोटा छोटा 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? हम तुमको x का रेंज दे रहे हैं और x स्क्वायर का रेंज बताना है। सब लोग अपना कॉपी में लिखे, बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है? आपने से लिख के देखिए, होता है कि नहीं तुमसे? देखना, if x greater equal to 2 implies to x square greater equal to, ये बताना है, ठीक है? if x greater equal to -3 x square greater equal to क्या होगा? if x less equal to 4 implies to x square क्या होगा? ठीक है? और if x less equal to -4 implies to x square क्या होगा? यहाँ तो हमने ग्रेटर का साइन दे दिया, यहाँ पे क्या लगेगा आप खुद सोचना, आप करो, चलो देखते होता है कि सब लोग करेगा अपने से।
देखते हैं, सब लोग लिख लीजिए। हम देख लेंगे, सबका हम चेक करेंगे, सबका चेक करेंगे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आया लिखो ना। इफ x ग्रेटर इक्वल टू -3, ये है x, ये वाला ये तो कभी बता दिए। इस समय क्या करूं? यहाँ पे बेटा ये a² लेस देन b²। हमारे ये मोबाइल दिक्कत कर रहा है क्या? हमने क्वेश्चन दिखा, फिर हमारे पास x ग्रेटर इक्वल टू x² क्या होगा? x ग्रेटर -3 x² क्या होगा? x लेस इक्वल टू 4x² क्या होगा? x लेस इक्वल टू -4x² क्या होगा? ये बताना। इधर हम आते हैं, देखते हैं, तुरंत आ रहे हैं, 2 मिनट बनाया आपको। नहीं क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा सोचो ना। ये एक्स कहाँ से आ गया? अच्छा नहीं वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं सवाल में अगर x 2 या 2 से ज़्यादा है तो x² क्या होगा? हम ये पूछ रहे हैं, x से x² नहीं बनाना, मना इसमें तुम भी गलती करेंगे। नहीं हुआ बेटा, देखो कैसे भूल जाते हो यार आप लोग। अच्छा एक भी बच्चे का सही नहीं दिख रहा, सबका गड़बड़ दिख रहा है, सबका गड़बड़ है बेटा, आपका सही है, आपका भी गड़बड़ है। कैसे होगा तो सोचो ना, आपका सही है। देखिए पिलाइएगा, देखिएगा आप, ऐसा नहीं आप जानते हैं लेकिन आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे। अच्छा हिंट दे हम तुमको, हिंट दे बताओ। हिंट दे बताओ, अभी तुम बताओ दुनिया में किस नंबर का स्क्वायर सबसे कम होता है? 0 का। अच्छा ये बताओ कोई नंबर सबसे छोटा है तो उसका स्क्वायर सबसे छोटा होगा क्या? क्या कोई नंबर अगर सबसे छोटा है तो उसका स्क्वायर सबसे छोटा होगा क्या? तो क्या होगा? ये तो तुम बताया, ये तो हमको तुम बताया कि दुनिया में सबसे कम स्क्वायर किसका होता है? 0। ठीक है, स्क्वायर का वैल्यू सबसे कम क्या हो सकता है? 0। x स्क्वायर सबसे कम क्या हो सकता है? 0। लेकिन x स्क्वायर सबसे कम 0 तभी ना होगा जब x 0 बनेगा, और अगर x 0 नहीं बनेगा तो x स्क्वायर 0 कैसे बनेगा बताओ? यानी कि अगर x के लेंथ में अगर 0 इन्वॉल्व है तब ना x स्क्वायर का वैल्यू सबसे कम होगा 0। बोलो, ये तो तुम बोला कि चलो सर कि हाँ x स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन x स्क्वायर को 0 होने के लिए x को क्या होना होगा? 0। और आपके x का लेंथ में 0 है ही नहीं तो x स्क्वायर 0 मिलेगा क्या? तुम ऐसे समझो, किसी भी चीज का स्क्वायर अगर आप x स्क्वायर को मैक्सिमम बना रहे हैं ना, तो किस नंबर का स्क्वायर मैक्सिमम होगा? जिस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अगर आपके पास कोई x का लेंथ दिया है, समझ लीजिए x का कोई लेंथ दिया है
अब उस लेंथ में आप देखिए कि आपके पास जो नंबर दिया है, x का जो लेंथ दिया है बेटा, उस लेंथ में देखिए किस नंबर का मैग्नीट्यूड सबसे कम है, मतलब किस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे कम है, उसका स्क्वायर सबसे कम है, और किस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा। जैसे अगर मैंने पूछा आपको x अगर -5 से लेके 5 तक, अगर x -5 से 5 के बीच है, समझ में आ रहा है क्या? x -5 से 5 के बीच है। अब आप हमको सोच के बताइए -5 से 5 के बीच कौन ऐसा नंबर है जिसका मॉड वैल्यू सबसे कम होगा? 0। समझ में आ रहा है? तो 0 का स्क्वायर मिनिमम होगा, तो x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या दिखेगा? 0 दिखेगा। समझ में आया क्या? अब बताओ -5 से 5 के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका मॉड वैल्यू सबसे ज्यादा होगा? 5 का या -5 का? सब उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया? तो -5 का स्क्वायर भी 25 होगा, 5 का स्क्वायर भी 25। यानी कि अगर x -5 से 5 के बीच है तो x स्क्वायर क्या होगा? 0 से 25 के बीच। अब चमका कि नहीं चमका? अब ये नहीं समझ में? हमने बोला जब भी आप स्क्वायर का रेंज निकालेंगे ना, समझ लीजिए स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम, ये सब जरूरत पड़ेगा आपको फंक्शन में, एनसीईआरटी में जरूरत पड़ेगा रेंज निकालने में। मान लिया आपको दे दिया √9 - x स्क्वायर का रेंज निकालने, बढ़ा देगा, ये सब नहीं समझ में आएगा, बनेगा ही नहीं सब। एनसीईआरटी का भी सवाल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि हम आपको अभी बता रहे, वो बेसिक बातें बता रहे और आप जानते हैं, लेकिन आप उसकी समझ बात को क्या करना है सुनिएगा, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, टिकट होता था हिंदी में लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और उसको पढ़िए। हमने बोला स्क्वायर को मैक्सिमम बनाने के लिए बेस का मॉड वैल्यू मैक्सिमम होगा। अगर x का लेंथ दिया, मैंने बोला क्या, अगर x का लेंथ दिया है और आपको स्क्वायर का लेंथ चाहिए, मतलब रेंज चाहिए, x का रेंज दिया है और x स्क्वायर का रेंज चाहिए, तो आप क्या कीजिए, जो x का रेंज दिया है उस रेंज में देखिए कि आपके पास किस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे कम है, उसका स्क्वायर से मिनिमम आएगा, और किस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसका स्क्वायर से मैक्सिमम। अब आप बताइए, अब आप अपने बताइए, यहां सोचिए, यहां पे क्या दिया है, यहां पे क्या दिया बेटा बताइए, x ग्रेटर इक्वल टू 2 दिया है क्या? आप बताइए यहां पे x का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? 2। मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 2 से ज्यादा कहां जाएगी? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप बताइए x जो है मिनिमम 2 दिख रहा है, मैक्सिमम इन्फिनिटी दिख रहा है, 2 से इन्फिनिटी के बीच में कौन नंबर ऐसा है जिसका मॉड वैल्यू सबसे कम होगा? 2 का, यानी कि 2 का स्क्वायर सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इन्फिनिटी का स्क्वायर सबसे ज्यादा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, यानी कि x स्क्वायर हमेशा 4 से क्या होगा? ज्यादा ही होगा, नहीं होगा, और क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। समझ में आया क्या? अच्छा अब सोचिए थोड़ा, x ग्रेटर इक्वल टू -3, यानी कि x -3 से कहां तक है? इन्फिनिटी तक। अब आप सोचिए -3 से इन्फिनिटी के बीच में कौन ऐसा नंबर है जिसका सबसे कम मॉड वैल्यू होगा? 0। -3 से इन्फिनिटी में 0 आएगा या नहीं आएगा? तो x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0 का स्क्वायर है, x स्क्वायर 0 आया मिनिमम। अब बताइए -3 से इन्फिनिटी के बीच में सबसे ज्यादा मॉड वैल्यू किसका आएगा? इन्फिनिटी का। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अरे होगा। तो अब ये बताओ ये कहां से जाएगा? 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा? 0 से बड़ा कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम देखो यहाँ x लेस इक्वल टू 4 है, x लेस इक्वल टू क्या है? 4। x लेस इक्वल टू क्या है? 4। अब यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 4। मिनिमम कितना है? -इन्फिनिटी। अरे 4 से पीछे कहां तक जाएंगे? -इन्फिनिटी। यहाँ x मैक्सिमम 4 है, मिनिमम है -इन्फिनिटी। अब बताओ 4 से -इन्फिनिटी के बीच में सबसे कम मॉड वैल्यू किसका होगा? 0 का। x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। 4 से -इन्फिनिटी के बीच में सबसे ज्यादा मॉड वैल्यू किसका होगा? 4 का होगा। रे नमूना कि -इन्फिनिटी क्या हो रही है? अरे मॉड वैल्यू लगाने में साइन हट जाता है ना। -6 का मॉड क्या हो जाएगा? 6। और 4 का मॉड तो 4 ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा मॉड वैल्यू किसका होगा? -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा? इन्फिनिटी। तो बताओ यहाँ पे x स्क्वायर क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो। अब बताओ यहाँ पे x लेस इक्वल टू -4 है,
सबसे -4 से छोटा, मतलब सबसे बड़ा नंबर -4, सबसे छोटा नंबर -∞। किसका मॉड वैल्यू सबसे कम? -4 का। अरे बाबा नंबर लाइन में -4 -5 -6 सबसे कम मॉड वैल्यू इसी का ना रे। पीछे जाओ देखो मॉड वैल्यू बढ़ रहा है, इसका 5 इसका 6 बढ़ रहा है ना। -∞ का मॉड वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। इसका मॉड वैल्यू सबसे कम होगा तो इसका स्क्वायर मिनिमम और -∞ का स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये ग्रेटर इक्वल टू 16 हो जाएगा क्या? अभी भी नहीं चमक रहा। अच्छा बताओ, अगर -7 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 2 है तो x का स्क्वायर बताओ क्या होगा? अगर -7 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 2 तो x का स्क्वायर बताओ क्या होगा? 0 से कहां तक? 49। 0 से 49। -7 से 2 के बीच में सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है? सॉरी, सबसे छोटा मॉड वैल्यू किसका है? 0 का। तो x का स्क्वायर मिनिमम 0 है और सबसे बड़ा मॉड वैल्यू किसका दिख रहा है? -7। तो सबसे ज्यादा कितना होगा? 49। तो x का स्क्वायर क्या आएगा? 0 से 49 नहीं आएगा, बताओ आएगा? बोलो आएगा ही नहीं आएगा? अभी पकड़ में आ रहा है बेटा? तो कहाँ कर रहे हो? गलत कर रहे हो। अभी बताओ, -4 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 3, बताओ x स्क्वायर। हाँ, 0 से 60। कोई टाइम लगाते हो। अच्छा अभी तो तुमको बुझा गया, लेकिन फिर कल भुला जाओगे, पक्का भुला जाओगे। कब नहीं भूलोगे पता है? जब इस तरह का सवाल प्रैक्टिस करो, तो घर में जाके इस तरह का अपने से झोल फास कुछ करोगे तब सीखो। ठीक है, हमारे खाली बताने से थोड़ी होगा, आपको बनाना पड़ेगा। अब चलिए आ जाएंगे हम लोग। ये सब का जरूरत पड़ेगा, ये सब याद रखना। अभी देखो मान लेते तुमको नहीं भी याद रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो याद आएगा ना। जब क्वेश्चन बताएंगे तब उस समय तो याद आएगा ना। अच्छा सर तो ऐसा बताए, अनजान नहीं लोगे ना बात। चलो ठीक है, अब आगे बात। अब देखो ऊपर लिखते हैं इंटरवल, ठीक है। अभी इंटरवल समझना, देखो इंटरवल एक क्लास में तुम तो अगले क्लास में तो पूरा साइन स्कीम सीख जाओगे, और साइन स्कीम बहुत जरूरी। इंटरवल इंटरवल ठीक है ना। इंटरवल होता है क्या ना, इंटरवल बेसिकली 4 तरीका लिखते हैं, ठीक है। आप चीजों को समझते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज जान नहीं रहे, सब कुछ देखा हुआ है, उसी चीज को हम रिवाइज करें। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, बताओ 4 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं 4 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 7, ऐसा लिखा रहता है क्या? बताओ। अब अगर तुमसे कोई पूछे, यहाँ पे सबसे पहले पूछोगे कि सर x है क्या? अगर हम बोले x नेचुरल है तो तुम बताओगे x का वैल्यू क्या है? 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अगर हम बोले कि x जो है इंटीजर्स है तो भी आप बताओगे कि x क्या है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। लेकिन हम इंटीजर्स नेचुरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल रियल, क्योंकि इंटीजर्स नेचुरल में गैप आ जाएगा ना। नंबर लाइन पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, 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 और बीच में हवा हो जा रहा है, बस वही रहो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है ना, हर एक वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, तो हम यहाँ पे x की बात कर रहे हैं, किसके लिए? रियल के। x कोई नेचुरल नहीं है, x कोई इंटीजर नहीं, मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस वैल्यू आना चाहिए। तो कंटिन्यूअस वैल्यू तभी आएगा जब x क्या रहेगा? रियल। समझ रहे बात? बीच में कोई वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x अगर रियल है तो x का वैल्यू 4 भी है, 7 के बराबर भी है, और 4 और 7 के बीच जितना वैल्यू है वो 7 है कि नहीं? बताओ। यहाँ पे ऐसे लिखिए 4 लेस देन x लेस देन 7, इसका मतलब क्या हुआ? x 4 के बराबर नहीं, 7 के बराबर नहीं, लेकिन 4 और 7 के बीच दुनिया में जितना भी रियल है वो सब जानते हो ना। अच्छा अगर हमने बोला 4
लेस इक्वल टू एक्स लेस देन 7, ऐसा एक्स क्या है 4 तो है, 7 के बराबर नहीं, लेकिन 4 और 7 के बीच हर एक वैल्यू। अगर मैंने लिखा है ऐसे 4 लेस देन एक्स लेस इक्वल टू 7, ठीक है, बात समझ लो। तो यहाँ पे क्या है एक्स 7 के बराबर है, 4 के बराबर नहीं है, लेकिन 4 और 7 के बीच हर एक वैल्यू। अब सुनना, ये तो तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, इसी को एक हम सिंबॉलिक फॉर्म देना चाहते हैं। इसी को हम क्या करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि बुक में जो आंसर रहेगा ना वो इस तरीके से नहीं रहता, वो सिंबॉलिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब अगर इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू, समझना, यहाँ 4 लिखा मतलब आपको इंड वैल्यू लिख देना, आपको क्या करना है इंड वैल्यू लिख देना। यहाँ 4 है और क्या है 7 है ना, और यहाँ पे ये वाली साइन लगाना और यहाँ पे ये वाली साइन लगाना। 4 पे बराबर लग रहा है इसलिए ये वाली साइन लगाया, 7 पे बराबर लग रहा है इसलिए ये वाली साइन लगाया, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू 4 और 7 तो लिखेंगे, लेकिन 4 पे बराबर नहीं है ना, तो 4 को लात मारेंगे यानी कि इससे दूर भागेंगे, ऐसे करेंगे। और 7 पे भी बराबर नहीं है तो ऐसे करेंगे, समझ लो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 4 रखना है या नहीं रखना है, तो 4 पे ये वाली सिंबल आ जाएगा और 7 पे ये वाली सिंबल आ जाएगा। यहाँ 4 नहीं रखना है तो यहाँ आ जाएगा ऐसे ये वाली सिंबल और यहाँ पे ये, ठीक है। इसी चीज को और ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू छोटी की ब्रैकेट 4 से 6, ठीक है। या इसको लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू 4 पे बड़ी ब्रैकेट और 7 पे छोटी ब्रैकेट। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 4 पे छोटी ब्रैकेट और 7 पे बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अभी सुनना, ध्यान देना, सुना। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे 2 है, 2 को इंक्लूड करना है तो आप ये सिंबल देंगे, हमें समझ रहे बात, और 2 को छोड़ना है तो आप ये सिंबल देंगे, मतलब ये वाली सिंबल देखिए 4 के साइड ये है ना, तो ये यहाँ 4 इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड, यहाँ 4 एक्सक्लूडेड है 7 भी एक्सक्लूडेड, यहाँ 4 इंक्लूडेड 7 एक्सक्लूडेड, यहाँ 4 एक्सक्लूडेड 7 इंक्लूडेड। अब देखना दोनों इंड वैल्यू अगर इंक्लूडेड है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड, दोनों इंड वैल्यू इंक्लूडेड है उसका मतलब हुआ क्लोज्ड, ठीक है। और जो इंड वैल्यू एक्सक्लूडेड है वो ओपन, और जो इंड वैल्यू इंक्लूडेड है उसको क्लोज। तो देखो यहाँ दोनों इंक्लूडेड है तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड। यहाँ देखो ये क्लोज ओपन है, ये ओपन है, ये क्या है ओपन, ये क्या है क्लोज्ड ओपन है, और ये क्या है ओपन क्लोज। तो बेसिकली कितने तरह का इंटरवल बन रहा है बताओ, 4 तरह का। एक तो क्लोज्ड इंटरवल बन रहा है, एक ओपन इंटरवल बन रहा है, एक क्लोज्ड ओपन बन रहा है और एक ओपन क्लोज बन रहा है। क्लोज्ड ओपन को या ओपन क्लोज को सेमी क्लोज भी बोलते हैं, सेमी ओपन भी बोलते हैं, कई कई लोग सेमी ओपन बोलते हैं। सेमी ओपन मतलब एक पे ओपन एक पे क्लोज। सेमी क्लोज का मतलब भी क्या हुआ, एक पे क्लोज एक पे, तो उससे अच्छा ऐसे याद रखो, दोनों इंक्लूडेड तो क्लोज, ये दोनों एक्सक्लूडेड ओपन, ये जो इंक्लूडेड वो क्लोज, तो क्लोज्ड ओपन, यहाँ ओपन। अब देखो इसी को नंबर लाइन पे लोकेट भी कर सकते हैं। लोकेट कैसे करेंगे सब कुछ ध्यान रखना, ये आप बचपन में पढ़े, अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब इसी को आपको ग्राफ पे लोकेट करना होगा, कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ बेटा पे x बिलोंग्स टू 4 क्लोज 7 क्लोज, यानी कि 4 के सामने यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिएगा, 7 के सामने यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिएगा, समझ में आ रहा है। और 4 और 7 के बीच हर एक वैल्यू लेना है, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा एक लाइन सेगमेंट से। ये पीली वाली लाइन जो है ये डिनोट कर रहा है किस x के लिए बात कर रहा है, यहाँ 4 इंक्लूडेड है 7 इंक्लूडेड है और 4 और 7 के बीच हर एक वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करना होता तो यहाँ पे हम लोग लिखते 4 और यहाँ पे लिखते 7, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 भी छोड़ा गया 7 भी छोड़ा गया,
तो 4 के ऊपर हॉलो सर्कल रखिएगा, 7 के ऊपर हॉलो सर्कल रखिएगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन रखना कौन सा वैल्यू? 4 और 7 के भी। तो जो लाइन सेगमेंट पे वैल्यू गिर रहा है, जो लाइन सेगमेंट पे गिर रहा है वो इंक्लूडेड है, और जो हॉलो सर्कल है वो क्या है? छूटा। समझ में आ रहा है? यहां पे लिखना होगा कैसे लोकेट करेंगे बताइए? 4 और 7, 4 को इंक्लूड कीजिएगा और 7 के सामने हॉलो सर्कल, सुनिएगा ऐसा, ठीक है। और यहां पे लिखना होगा कैसे लिखेंगे बताओ? यहां 4 और यहां 7 है, 4 पे हॉलो सर्कल आएगा और 7 पे क्या होगा? ऐसे, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म समझ गया? ये तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म है लिखा हुआ, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, और ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सुनना थोड़ा सा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो फर्स्ट वाला में मतलब ये सर्कल नहीं ना? नहीं सर्कल नहीं, यहाँ पे सर्कल नहीं। देखो जिस एक्स के सामने सर्कल है ना, ये देखो हॉलो सर्कल दिख रहा है ना, हॉलो सर्कल मतलब वहां छोड़ रहे हैं। एक चीज और सुनना, एक चीज और सुनना, सुनो। जैसे नंबर लाइन पे कहीं कहीं देखोगे ऐसा, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, ऐसे देखोगे, ठीक है। सुनना थोड़ा सा। और 5 पे कहीं कहीं ऐसे रहेगा, 5 पे ये हॉलो सर्कल लगा रहेगा, कहीं कहीं ऐसे रहता है। सुनना, अब अगर नंबर लाइन पे कोई वैल्यू एक्सक्लूडेड है, ये देखो ये 5 एक्सक्लूडेड है, ये हॉलो सर्कल नंबर लाइन पे है या नंबर लाइन के ऊपर है? नंबर लाइन पे। यहाँ पे ये क्या है? नंबर लाइन के ऊपर है। सुनना, दोनों में अंतर है। यहाँ देखो, यहाँ हॉलो सर्कल नंबर लाइन के ऊपर है, तो 7 आपकी दुनिया में है, बात समझ रहे हो ना? 7 है ऑलरेडी, लेकिन आपने 7 को इंक्लूड नहीं किया। सुनिएगा, और अगर हॉलो सर्कल नंबर लाइन पे दिख गया तो वो वैल्यू ही नहीं आपके पास, कहने का मतलब 5 जो है नंबर लाइन पे है ही नहीं, बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे 5 का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ देखो 7 का एग्जिस्टेंस है, तो आप 7 को छोड़ रहे हैं, आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, सवाल के हिसाब से छोड़ रहे हैं, बात समझ रहे हो ना? यहाँ 7 जो है आप सवाल के हिसाब से छोड़ रहे हैं, या यहाँ 7 सवाल के हिसाब से आप इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 जो है ये नंबर लाइन पे ही नहीं है, ये दुनिया में ही नहीं है, तो इसकी बात नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये वैल्यू कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं? नंबर लाइन पे जो वैल्यू एक्सक्लूडेड होगा, नंबर लाइन पे जो वैल्यू पे हॉलो सर्कल दिखेगा, वो वैल्यू पे सवाल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो डोमेन में नहीं काउंट होता। डोमेन वर्ड हम यूज नहीं करते, क्योंकि डोमेन वर्ड कंफ्यूज करोगे तुम, होता क्या है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना, अगर नंबर लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई हॉलो सर्कल दिखा आपको, तो आप समझ लो कि वो एक्स का वैल्यू नंबर लाइन पे नहीं है, मतलब जो उनका दुनिया है उस दुनिया में वो नहीं है, वो नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करते, उस वैल्यू पे कोई बात नहीं, ठीक है। अब सुनिए, अब देखो, अब तुमको हम पहले जो है ना, हम एकदम उल्टा पढ़ा रहे हैं तुमको। अभी हम तुमको आंसर लिखने के लिए सिखाते हैं, आंसर लिखने में भी दिक्कत होता है। अभी हम साइन स्कीम बता नहीं रहे, अभी हम पहले तुमको आंसर लिखने के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप में साइन स्कीम बच्चा बना लेता है और आंसर नहीं लिख पाता, ठीक है। कहीं कहीं देखो इस तरह से बनेगा, सुनना, इस कहीं कहीं ऐसा फोटो बनेगा, यहाँ पे जैसे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, इस तरह से आ गया, ठीक है। और ऐसे रहेगा, इसके आगे प्लस रहेगा, इसके आगे माइनस रहेगा और इसके आगे प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस आता कहां से, कैसे आएगा हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम समझो। अगर मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन का ये साइन स्कीम है, साइन स्कीम जब बनाते हैं ना, तो साइन स्कीम का मतलब, साइन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव और क्या, बस यही होता है। साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सुनना, यहाँ पे हम ये जो 4 है और ये जो 2 है, x का 2 वैल्यू लिया, मैंने x का 2 वैल्यू लिया, ये नंबर लाइन पे x का 2 वैल्यू लिया। पहले सुनो, ऐसे करते हैं, नंबर लाइन पे हम x का 1 वैल्यू काउंट करते हैं 3। अब ये जो 3 है, ये पूरे नंबर लाइन को कितने पार्ट में तोड़ा? 2 पार्ट, 2 सब इंटरवल बनाए। पहला 3 से आगे कहां तक गए? क्योंकि 3 के आगे कोई वैल्यू दिख रहा है तुमको? है बहुत सारा, लेकिन आपने लोकेट किया है क्या? लोकेट नहीं किया। इसका मतलब आप जो है एक वैल्यू ले रहे हैं, एक लेंथ काउंट कर रहे हैं, 3 से आगे कहां तक? इन्फिनिटी।
और दूसरा जो काउंट कर रहे हैं वो 3 से पीछे कहां तक, -3। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है नंबर लाइन, तो वो एक वैल्यू जो है नंबर लाइन को वो इंटरवल में तोड़ा, वो इंटरवल में तोड़ा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू लोकेट किया मैंने, एक 2 लोकेट किया, एक 4। अब ये 2 वैल्यू जो है नंबर लाइन को कितने टुकड़ा में तोड़ा है बताओ, 3 टुकड़ा में। 3 टुकड़ा दिख रहा है, एक टुकड़ा जो है 4 से बड़ा है कहां तक, इंफिनिटी। एक टुकड़ा 2 से छोटा कहां तक, -इंफिनिटी। और एक टुकड़ा है 2 और 4। सुनना, अगर मैंने यहां लिखा है 2, 5 और 9 ऐसा लिखा है, और यहाँ बनाया मैंने प्लस, यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखा प्लस, यहाँ लिखा माइनस, तो यहाँ बताओ कितना टुकड़ा बना नंबर लाइन का, 4 टुकड़ा। और हर एक टुकड़ा एक सब इंटरवल काउंट होता है, हर एक टुकड़ा क्या होता है, सब इंटरवल काउंट। और हर एक सब इंटरवल मिला के आपको पूरे लेंथ काउंट होता है। देखो यहाँ 2 टुकड़ा मिल करके पूरा लेंथ बन रहा है, यहाँ 3 टुकड़ा, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा मिल करके पूरा काउंट हो रहा है नंबर लाइन। यहाँ 4 टुकड़ा है, एक टुकड़ा क्या है 2 से पीछे कहां तक, -, एक टुकड़ा क्या है 2 से 5 के बीच, एक टुकड़ा क्या है 5 से 9 के बीच, एक टुकड़ा क्या है 9 से आगे कहां तक, समझ में आ रहा बात। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस फोटो में प्लस साइन कितने टुकड़े में आ रहा है, 2 टुकड़े में। अब वो 2 टुकड़ा कौन कौन सा है, जब आप x का वैल्यू 4 से आगे जाएंगे कहां, इंफिनिटी। और दूसरा टुकड़ा क्या है 2 से पीछे जाएंगे कहां तक, माइनस। और माइनस का साइन कितने जगह दिख रहा है, एक जगह, ठीक है। अब वो एक जगह जो दिख रहा है माइनस का साइन, उस माइनस साइन के लिए जो x का इंटरवल क्रिएट हो रहा है वो बताओ क्या है, 2 से 4। अगर तुमसे यहाँ पे पूछे प्लस साइन किस इंटरवल में आ रहा है तो क्या बताओगे, प्लस साइन आ रहा है एक 2 से 5 के बीच, और एक 9 से आगे कहां तक, इंफिनिटी। बस में लो, ठीक है। और माइनस साइन कहां पे आ रहा है बताओ, 2 से पीछे और 5 से 9, ठीक है। अगर हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बना देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा, यहाँ ले लेते हैं बीटा, यहाँ ले लेते हैं गामा, यहाँ ले लेते हैं डेल्टा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे ले लेते हैं सब कुछ, ऐसा बना दिया। अब तुमसे अगर हम पूछे तो बताओ माइनस कितने इंटरवल में दिख रहा है, 2 इंटरवल, माइनस 2 जगह दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। एक माइनस दिख रहा है अल्फा और बीटा के बीच, तो ये माइनस के लिए इंटरवल क्या क्रिएट हो रहा है, अल्फा से बीटा के, समझ में आ रहा है क्या। और इस माइनस के लिए इंटरवल क्या क्रिएट हो रहा है, डेल्टा से आगे, डेल्टा से आगे कहां जाओगे बताओ, इंफिनिटी। और प्लस कहां दिख रहा है, 3 जगह, यहाँ पे दिख रहा है अल्फा से पीछे कहां तक, -इंफिनिटी। फिर बीटा से गामा के बीच भी और गामा से डेल्टा के बीच, तो आप बीटा से गामा और गामा से डेल्टा, या डायरेक्ट बीटा से क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से साइन दिया रहेगा, तो हम अगर हम पूछेंगे प्लस कहाँ आ रहा है तो वो लोकेट कर लोगे ना, बता दोगे ना, हाँ कि हाँ ये इंटरवल माइनस बन रहा है तो किस किस इंटरवल। अब सुनना, ये जो आप सुनना बेटा, ध्यान दो बेटा प्लीज। यहाँ पे ये जो ये वैल्यू जो लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो नंबर लाइन पे वैल्यू लोकेट कर रहे हैं, अब ये नंबर लाइन पे जो वैल्यू लोकेट करते हैं बेटा, उसका नाम हम जानते हैं क्या होता है। नंबर लाइन पे जो वैल्यू लोकेट होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे 3 का दिखाएंगे, अरे लिखाएंगे क्रिटिकल पॉइंट लिखाएंगे ना, सब लिखाएंगे बेटा। हमने बोला नंबर लाइन में कौन से वैल्यू को लोकेट करना, x का वैल्यू। अब वो x का वैल्यू कहां से है वो भी बताएंगे, कैसे है वो भी बताएंगे, बट वो x का जो वैल्यू नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे हैं उस वैल्यू का नाम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। उस वैल्यू का नाम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट का काम क्या है बताओ। क्रिटिकल पॉइंट का काम है पूरे नंबर लाइन को सब इंटरवल में तोड़ना। सब इंटरवल समझ में आ रहा है क्या, जो अलग अलग टुकड़ा बन रहा है, हर एक टुकड़ा क्या है, हर एक टुकड़ा क्या है, एक सब इंटरवल। हर एक टुकड़ा क्या बेटा, एक सब इंटरवल, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर तुमसे कोई पूछे तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना बताओ, 3 है, यहाँ पे क्या है, 4। अब एक क्रिटिकल पॉइंट कितने इंटरवल में तोड़ा बताओ, 2 कितने में तोड़ा, 3 कितने में तोड़ा,
तो अगर आपके पास n क्रिटिकल पॉइंट होगा तो पूरे नंबर लाइन को कितने टुकड़े में बांटेगा, n+1 में बांटेगा। ठीक है, हम सब दिखाएं। जब हम तरीका बताएंगे ना तो हम पूरा पहले रूल लिखा देंगे आपको और उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, हम पहले एकदम उल्टा ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का आएगा, बच्चा क्या ना फोटो बना देते फिर आंसर भी लिख देते, वो नहीं समझ पाता कि सर अभी ये इंटरवल क्यों नहीं है, ये इंटरवल भी क्रिएट नहीं करता। ये हम बताएंगे कि प्लस माइनस कैसे लेते, वो लास्ट में बताएंगे। अब सुनिएगा, अभी क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं ये समझना। ये क्रिटिकल पॉइंट आता कैसे, मान लिया आपके पास एक सिंपल सा सवाल है ऐसा, x-1 x-2 x-3 और x-2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया सिंपल सा, एक एग्जांपल लिखा। ठीक है, अब सुनना, ये वाली जो फोटो है x से कनेक्टेड है ना, बताओ ये वाली फोटो जो है x से कनेक्टेड है। इस फोटो का नाम हमने मान लिया fx, इसको हमने क्या बोला fx, इसको हमने क्या बोला fx। ठीक है, अब जो सवाल आएगा ना आपका, ये सवाल मान लेते ऐसा रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा ग्रेटर इक्वल टू, इसी के लिए सवाल आएगा सॉल्व फॉर x, यही सवाल आएगा ये ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका सवाल क्या बना, fx ग्रेटर इक्वल टू 0, इसी का सॉल्यूशन निकालना, इसी का क्या निकालना। ठीक है, सवाल ऐसे ही रहेगा। तो हम बता रहे हैं सॉल्यूशन लिखने के लिए बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अभी ना हम साइन स्कीम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ये बन गया fx, जो भी एक्सप्रेशन है सवाल में, जो x से कनेक्टेड एक्सप्रेशन, उसका नाम हमने क्या दिया fx। समझ रहे हो बात। अब fx अगर आपको दिया है, एक्सप्रेशन सवाल में दे दिया, तो आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं, मतलब किस किस तरीके से हम क्रिटिकल पॉइंट लोकेट करेंगे। समझ लो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तीन तरीके से क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। पहला, जिस x के लिए fx 0 होगा वो भी x क्रिटिकल पॉइंट होगा। fx का वैल्यू 0 बनने का मतलब x के जिस वैल्यू के लिए f 0 बन रहा है, यानी कि x उसका रूट है, क्या बताओ, रूट पढ़ो, 0 रूट इक्वेशन का रूट पढ़ो ना। तो अगर सवाल में जो जो रूट्स क्रिएट हो रहा है, सवाल में जो जो रूट बन रहा है, रूट बनाने का तरीका क्या है, x का वो वैल्यू जिसके लिए सवाल क्या बन जाए 0, बिना x का वैल्यू रूट होता है, तो रूट वाली वैल्यू भी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का पहला स्टेप क्या है, आप fx को 0 बनाएं। fx को 0 बनाने से जो जो x क्रिएट होगा वो सारा x क्रिटिकल पॉइंट होगा। दूसरा, जिस x के चलते fx अनडिफाइंड बनेगा वो भी x क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होगा। एंड थर्ड, जिस x के चलते fx मीनिंगलेस बनेगा, अनडिटरमाइंड बनेगा, इल्यूजरी बनेगा। ये मीनिंगलेस फॉर्म पढ़ेंगे आप, लिमिट पढ़े थे, दुनिया में 7 ऐसे फॉर्म होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, लिमिट पढ़े हो 11th क्लास में। सुनना 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 सुनना, ये 0/0 सकल, ये मीनिंगलेस होता है, अनडिटरमाइंड होता है, ये सिर्फ एक नहीं होता, ऐसा 7 होता है। पहला 0/0, दूसरा इंफिनिटी। सुनना, ठीक है, इसको मीनिंगलेस बोलते हैं, अनडिटरमाइंड बोलते हैं। तीसरा इन्फिनिटी। चौथा इंफिनिटी गुना 0, पहला 0/0, दूसरा इंफिनिटी, तीसरा इंफिनिटी, चौथा इंफिनिटी गुना 0, पांचवा 1 पे पावर इंफिनिटी, छठा इंफिनिटी पे पावर 0 और सातवां 0 पे पावर। ये 7 ऐसे वैल्यू हैं जिसको अनडिटरमाइंड बोलते हैं, मीनिंगलेस बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, मतलब इल्यूजरी बोलते हैं। समझ लो बात। आप कोई भी लिमिट का सवाल बनाएंगे ना बेटा, ये 7 में से कोई एक फॉर्म हो। अभी हमको ये सारे फॉर्म को भूल जाना, ये सारे फॉर्म को भूल जाना। हम लिमिट नहीं पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं है, लिमिट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लिमिट पढ़ाएंगे नहीं। तो लिमिट नहीं पढ़ाएंगे तो आपको कंटिन्यूटी एक लाइन ही बुझाएगा। लिमिट के बिना कैलकुलस तो आपका साथ, तो हम लिमिट भी आपको पढ़ाएंगे, आप निश्चित रहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं। सुना, 0/0। अभी तुम बता सकता है किस सवाल में 0/0 आएगा? 0/0 कब आएगा बताओ? जब सवाल में कॉमन फैक्टर दिखेगा तब 0/0 आएगा। देखो इस सवाल में कोई कॉमन फैक्टर है क्या ऊपर नीचे? अगर एक ही फैक्टर ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है तभी सवाल 0/0 बनेगा। देखो कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? x-2 ऊपर भी है, x-2 नीचे भी। सोचो
अगर x का वैल्यू 2 रख दे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा क्या? नीचे भी 0 आ जाएगा क्या? तो सवाल 0 बाई 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुमसे कोई पूछे 0 बाई 0 सकल कब आएगा? जब आपको सवाल में कॉमन फैक्टर दिखेगा। तो जिस सवाल में कॉमन फैक्टर दिखेगा वो सवाल में क्रिटिकल पॉइंट मीनिंगलेस बना के भी आएगा। मीनिंगलेस मतलब अभी आपको ये समझना, 0 बाई मतलब मीनिंगलेस बनाने के लिए 3 चीज करना है। पहले तो ये सवाल को 0 बनाना है, उससे भी क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट होगा। सवाल को अनडिफाइंड बनाएंगे तो भी क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट होगा, और सवाल को 0 बाई 0 सकल देंगे तो भी क्या निकलेगा? क्रिटिकल पॉइंट। कहने का मतलब जिस x के लिए सवाल 0 बाई 0 सकल का आ जाए वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है क्या? जिस x के लिए सवाल अनडिफाइंड हो जाए वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, और जिस x के लिए सवाल 0 बन जा रहा है वो भी क्रिटिकल। समझा? क्रिटिकल पॉइंट निकालने का 3 ऑप्शन, सवाल को 0 बना के, सवाल को अनडिफाइंड बना के, और सवाल को 0 बाई 0 सकल। सुना ध्यान से, ठीक है? अब तुम बताओ यहाँ पे ये वाली सवाल किस x के लिए 0 बन रहा है? बताओ 1 के लिए। ये वाली सवाल किस x के लिए 0 बन रहा है? 1 के। अगर ये वाली 0 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी 0 नहीं है तो ऊपर का वैल्यू 0 और नीचे लफड़ा कुछ भी आ जाए, 0 बाई लफड़ा क्या हो जाएगा? 0। अरे 0 नीचे कुछ और होगा। तो देखो ये x बराबर 1 आ रहा है, तो x बराबर 1 वो क्रिटिकल पॉइंट है इसके लिए सवाल क्या है? 0। इसके लिए सवाल क्या है? 0। सुना ध्यान, हम सब लिखवाएंगे बाद में। अच्छा, अनडिफाइंड कैसे बनाते हैं बताओ सवाल को? अनडिफाइंड बनाने के लिए नीचे 0 बनना चाहिए। अगर नीचे का सकल 0 होता है तो सवाल अनडिफाइंड होता है। ऊपर 0 नहीं होना चाहिए लेकिन नीचे 0 होना चाहिए। ऊपर 0 नहीं होना चाहिए लेकिन नीचे 0 होना चाहिए। अब बताओ ऊपर 0 किसके लिए हो रहा है? x बराबर 1 के लिए भी और x बराबर 2 के लिए भी। लेकिन नीचे 0 किसके लिए हो रहा है? x बराबर 3 के लिए भी, x बराबर 2 के लिए भी। लेकिन 2 के लिए देखो ऊपर नीचे दोनों 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन 3 के लिए सिर्फ नीचे 0। अनडिफाइंड बनाने के लिए सिर्फ नीचे 0 बनाना है, तो नीचे सिर्फ 0 किसके लिए बन रहा है? 3 के लिए। समझ रहे हो ना? तो x बराबर 3 यहाँ आ गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 3 है, और एक 0 बाई 0 बनाने कॉमन फैक्टर क्या है? x बराबर 2 से ऊपर 0 आ जाएगा, x बराबर 2 से नीचे आ जाएगा 0, 0 बाई 0 आ जाएगा क्या? तो x बराबर 2 भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया। यानी कि इस सवाल में कितने क्रिटिकल पॉइंट? 3 क्रिटिकल पॉइंट। अब ये 3 क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन को कितने टुकड़े में बांटेगा बताओ? 4 टुकड़ा में बांटेगा। अब सुनना, अब नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। तो नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3 और 2, और यहाँ पे क्या है? 3। जो है उसी को लोकेट करना है ना। अब सुनना ध्यान से, 3 वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके लिए सवाल अनडिफाइंड है, तो उसको नंबर लाइन से गायब कर देंगे, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। समझ रहे हो? 2 वो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे सवाल 0 बाई 0 सकल, अनडिफाइंड को लफड़ा बोलते हैं और 0 बाई 0 को बोलते हैं महालफड़ा। समझ रहे बात को? तो जिस x के लिए महालफड़ा मिला वो भी नंबर लाइन से गायब होगा, जिस x के लिए लफड़ा दिखा, ठीक है, वो भी x नंबर लाइन से गायब होगा, और जिस x के लिए 0 बनेगा वो सिर्फ नंबर लाइन करेगा। तो यहाँ पे 2 भी नंबर लाइन से गायब होगा। ठीक है? कहने का मतलब कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन से ओमिटेड होता है? जिस x पे सवाल अनडिफाइंड हो जाए, या जिस x पे सवाल 0 बाई 0 सकल हो। समझ में आ रहा है? अब जैसे देखो, मान लिया तुमको हमने सवाल लिखा है x माइनस 1 और x माइनस 3, ऐसा दिया सवाल, बस ऐसा ही दिया। अब बताओ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितने तरीके से निकलेगा? तीनों तरीका यूज होगा या सिर्फ एक तरीका यूज होगा? एक तरीका यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 बनाया जा सकता है क्या? नहीं। यहाँ तो नीचे क्या फड़फड़ा रहा है? 1। यहाँ तो सिर्फ 0 बनाया जा सकता है। यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा? इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, क्योंकि ये 0 बनेगा तो भी पूरा 0, ये 0 बनेगा तो भी पूरा 0। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, एक आएगा 1 और एक आएगा 3, और दोनों का दोनों नंबर लाइन पे रहेगा, दोनों का दोनों नंबर लाइन पे रहेगा, कोई छटेगा? अच्छा, अब बताओ, अगर हमने लिखते हैं यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 3, और यहाँ लिखते हैं x माइनस 4। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएगा? 3 आएगा।
हर एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना, हर एक लीनियर फैक्टर। इसको 0 से इक्वेट किया 1, लेकिन इसके चलते सवाल क्या बन रहा है, 0 या अनडिफाइंड 0। तो नंबर लाइन पे लोकेट किया तो ये 1 रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे 0 बन रहा है। अब इसको 0 बनाने से सवाल 0 बन रहा है या अनडिफाइंड बन रहा है, 0। तो ये भी रहेगा नंबर लाइन पे, इसको 0 बनाएंगे तो सवाल अनडिफाइंड होगा, तो ये नंबर लाइन से जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप अब ये तुम हमको बताओ क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैसे निकालेंगे बताओ। 3 स्टेप से काम करेंगे। अच्छा, जहां कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा वहां 0/0 सर्कल यूज होगा क्या? 0/0 सर्कल रेयर केस में यूज होगा, रेयर ऑफ रेयर। आपको मिलेगा नहीं ऐसा कोई सवाल जहां ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर दिखेगा। आप देखना, आपको कोई भी सवाल नहीं मिलेगा ऐसा जहां ऊपर नीचे क्या दिखेगा, कॉमन फैक्टर। लेकिन हाँ, जब कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे दिखेगा तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट काउंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैसे आएगा, G6 के लिए सिर्फ ऊपर 0 बन जाए, या G6 के लिए नीचे 0 बनता हो, और G6 के ऊपर नीचे 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास जो है हम साइंस की स्टार्ट करेंगे और सारे प्रोसीजर बताएंगे। अगली क्लास हम इस तरह का सवाल का सॉल्यूशन लिखने के लिए सीख जाएंगे और सब तरह का सवाल करेंगे। ठीक है, आज हम तो सिर्फ इतने बताएंगे। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कैसे बनाते हैं, एक्सप्रेशन को 0 बनाएंगे, सवाल को 0 बनाते हैं तो भी क्रिटिकल पॉइंट आता है, सवाल अनडिफाइंड बनता है तो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, और सवाल मीनिंगलेस होता है तो भी क्रिटिकल। मीनिंगलेस का मतलब यहाँ पे कौन सा सर्कल बताओ, 0/0। लेकिन सुनना सुनना, ये सवाल को सुनना, ये सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 0 बना सकते हैं, ना मीनिंगलेस बना सकते हैं ना अनडिफाइंड बना सकते हैं। ये सवाल में 0 भी बना सकते हैं, अनडिफाइंड भी बना सकते हैं। ये सवाल में तीनों बन रहा है, 0 भी बन रहा है, अनडिफाइंड भी बन रहा है और मीनिंगलेस भी बन रहा है। समझ रहे हो ना? अच्छा, पीछे क्लास फार्मूला दिया था, याद है? तो याद कर लेना, अभी भी नहीं याद किया हमको लगता है, विश्वास नहीं हमको याद है। अच्छा, आज फार्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, आज फार्मूला नहीं लिखते, अभी ज़्यादा नहीं लिखते, 5-6 लिखते, लेकिन हम तुमको याद करवाएंगे 5-6 बहुत डेली तक, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, जितना बताया वो समझ में आया ना, और इसको हम लिखवाएंगे क्रिटिकल पॉइंट स्टेप बाय लिखवाएंगे हम, ठीक है, अगले क्लास। और देखो, अभी आप बनाने के लिए तैयार हो जाओगे जब हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे ना, जैसे कल पढ़ाएंगे, अगले क्लास पढ़ाएंगे, हम बताएंगे और घर में आपको क्वेश्चन देंगे, हमको बना लीजिए, वो बना लीजिएगा। और जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आप उससे बनाएंगे, ठीक है, सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, निकलिए। ठीक लोग लड़की
जैसे देखो क्या होगा, एक दो ऊपर की चलते आ रहा है, दूसरा दो नीचे की तरफ, दो नीचे से आ रहा है, टोटल 3 दो आ रहा है, टोटल कितना दो आ रहा है 3 सवाल के हिसाब से हम ऐसे यहाँ पे इसको हटा देते ऐसे भी। अभी देखो ये सवाल अब डोमेन चेंज हो जाएगा ना, सवाल का फंक्शन डोमेन ही चेंज हो जाएगा। अब देखो अगर इसको हम काट लेते हैं तब बच जाएगा x - 2 बटा x - 3 ऐसा हो जाएगा। अब ये सवाल और ये सवाल अलग अलग है, क्या हो गया, ये सवाल 2 पे 0 बन रहा है और ये सवाल 2 पे मीनिंगलेस बन रहा है, तो फंक्शन ही चेंज हो, सवाल का ढांचा ही चेंज हो जाएगा। कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल कर देंगे तो डोमेन चेंज हो जाएगा, डोमेन चेंज होने से सवाल चेंज हो जाएगा। ये कोई और सवाल हो गया और ये कोई और सवाल समझेगा। हाँ, एक सेकंड। हाँ